गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं आयोग, और आयोग के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तीन नाम पढ़े अपन ने। सबसे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926, उसके बाद में फेडरल है ना एफपीएससी, पहले सीपीएससी फिर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें स्पष्ट प्रावधान 26 जनवरी 1950 की स्थिति में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब 1926 में इसका गठन हुआ था सीपीएससी का, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, तब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सर रॉस बॉकर। सर रॉस बॉकर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। दो तीन बातें लिखेंगे इसमें। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कब की बात कर रहा हूं मैं? जब 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन हुआ था। यदि अधिनियम की बात करें तो फिर कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चैम्प्स कोड अधिनियम 1919 के तहत कब गठन हुआ? 1926 में। और इसके अध्यक्ष कौन? सर रॉस बॉकर। यदि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये भी पता होगा आपको प्रिया? हाँ, जॉन मैथ्यू लिखेंगे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कौन थे इसके अध्यक्ष? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 की स्थिति में, या जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब इसके अध्यक्ष कोई बता दे? इन्होंने सही बताया है, ऑनलाइन वालों में से बताया कोई? जल्दी से। जयंत कुमार। एच के कृपलानी 1947 से 1949। इसे प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी बोला जाता है। अब ये जो महिला अध्यक्ष की बात की हमने, रोज मिलियन बैथ्यू, ये कौन थे? योगेश जी पता है आपको इनके विषय में? ये 1947 के पहले की या बाद की? हाँ बोलो ना, हेमलता आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, आपको तो पता ही नहीं। ये भारतीय नागरिक है, और इनकी नियुक्ति हुई थी 1992 से 1996 की। रोज मिलियन बैथ्यू लिखा है ना आपने? 1992 से 1996, 1992 से 1996। कोठारी समिति की बात कर रहे हैं। कोठारी समिति 1976। पहले 1976 से पहले जो होता था यूपीएससी 2 चरणों में होता था, और इन्होंने बोला कि यूपीएससी अब 3 चरणों में होना चाहिए।
1976 में इस समिति द्वारा अनुशंसा दी गई कि यूपीएससी कितने चरणों में, 3, प्री, मेंस और इंटर, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार 3 चरणों में करने की इन्होंने अनुशंसा की थी। अनुच्छेद 316 का कल हम पढ़ चुके हैं, पूरा आयोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बातें छूटी हुई है वही पढ़ेंगे इसमें और उसी के साथ में ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ भी हमारा छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे 315 है, फिर 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323। क्या है 323 में प्रावधान? प्रतिवेदन है। तो 316 क के तहत क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है क्या? नहीं। तो 316 क में लिखा हुआ है, हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राष्ट्रपति का बहुत सही है ना, लिखेंगे, सही बोला आपने। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की किसी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। क्यों नियुक्त कर सकता है? कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नियुक्त कर सकता है? हाँ प्रिय, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, बिल्कुल ठीक। अध्यक्ष का पद रिक्त हो, अध्यक्ष अपने काम करने में असमर्थ हो, अनुपस्थित हो, तो उसकी जगह पर किसी भी सदस्य को नियुक्त करेंगे। बाहर से थोपेंगे क्या? नहीं, किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। कब तक करेंगे योगेश जी? जब तक अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण न कर ले। जो छुट्टी पे गए थे, अनुपस्थित थे, वो अपना पदभार ग्रहण न कर ले, या फिर नए अध्यक्ष की नियुक्ति न है। वर्तमान अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले वापस, या फिर यदि पूर्ण रूप से छुट्टी हो गई है तो फिर नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण न कर ले, या नए अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए। आर्टिकल 311 हमने पढ़ा था एक दिन, आर्टिकल 311 बड़ा महत्वपूर्ण है। 311 का भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 311 एक लिख लेते हैं, 2, ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, क हो सकता है, ख हो सकता है, ठीक। 311, चलो कोई इतना तो बता दें, ये काय से संबंधित हो सकता है? अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। पद के हटाए जाने से संबंधित है ना? क्या लिखा था? नियुक्तिकर्ता से मतलब काम, हाँ, वो है अधीनस्थ कोई कर्मचारी उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। ये पढ़ा था 311 में ढेर सारे। यदि ये अधिनियम नहीं होता तो लोक सेवकों की तो एक जीवन में 60 साल की उम्र में 3 बार सेवाएं समाप्त हो जाती है ना। लेकिन हमने बताया था ना, उसको ऐसे ही कोई पद समाप्त नहीं कर सकते। नौकरी पाना आसान है, उसे छीनना बड़ा कठिन। कई लोग 6-6 महीने नौकरी नहीं करते, फिर भी वो मेडिकल लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वापस अपने काम पे आ जाते हैं। तो ये आर्टिकल 311 क्या लिखा है इसमें? भारत सरकार के अधीन कार्यरत, भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को
पद से हटाने या घटाने के बारे में वर्ड है। हटाने या घटाने। घटाना क्या होगा दिनेश जी बताएं। घटाना जैसे सर उसके पीछे पीछे ले जाना। क्या? पीछे ले जाना है ना। डिग्रेशन, प्रमोशन और डिमोशन। डिमोशन, डिमोशन नहीं कर सकते किसी का कि यदि अभी वो तृतीय वर्ग कर्मचारी है और उसको बोल दिया तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, तुम्हें चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कर देते हैं करके, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं। प्रमोशन हो सकता है ना? चतुर्थ को द्वितीय श्रेणी में लेके जा सकता, तृतीय श्रेणी में, तृतीय को द्वितीय में लेके जा सकता है, लेकिन द्वितीय को तृतीय में नहीं, तृतीय को चतुर्थ में लेकर नहीं जा सकते, डिमोशन नहीं कर सकते। ये इसमें अब सरल से क्वेश्चन बनता है, किस धारा को लोक सेवक का सुरक्षा कवच कहा जाता है? किस धारा को लोक सेवक का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो बड़ा सरल सा एकदम, धारा 311। धारा 311 को क्या कहते हैं? लोक सेवक का सुरक्षा कवच। कहीं किसी राजनीति की वजह से या अन्य षड्यंत्र पूर्वक यदि किसी लोक सेवक को परेशान किया जा रहा है, उसका डिमोशन किया जा रहा है, ये वो, तो इस संविधान की धारा उसकी रक्षा करती है। क्लियर एकदम? तो इसे क्या बोलते हैं? धारा 311 को लोक सेवक का सुरक्षा कवच। 311(1) में क्या लिखा है? वही जो पहले अभी चर्चा की अपन ने। एक व्यक्ति जो सिविल सेवा का सदस्य है, सिविल सेवा का सदस्य है, केवल उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसने नियुक्त किया है। नियुक्त किया है, पढ़ा अपन ने पहले भी, एकदम सरल है, रिवीजन हो रहा है, इसका याद भी हो गया होगा। यदि 311 धारा आ गई तो खुश हो जाना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है। क्लियर हो गई दिनेश? 311 मतलब जो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है वो या उससे उच्च ही हटा सकता है, उसका अधीनस्थ तो कोई हटा नहीं सकता। जैसे कलेक्टर महोदय जी के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र मिला है, तो एडीएम साहब हमें नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, अपर कलेक्टर महोदय जी हमें हटा नहीं सकते, लेकिन सचिव, जो सचिव की जगह हम ये बोलना चाहे कमिश्नर कर सकता है। बात क्लियर हो गई? 312 311(2) ये भी पता होगा प्रिया? सर अगर कोई सदस्य है तो वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है। अरे ये तो अपन वो 315 में है, वो तो 315 से आगे है, ये 311 ही चल रही है, तो हटाने वाला वही सुनने का मौका दिया जाएगा, है ना? हटाने से पहले उसे सुना जाएगा, न्यायालय में जाने का अधिकार होगा, मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा, ये बोल रहा था। बात क्लियर हो गई? अब आगे समझ में? वही मान के चलो कि 311(2) के तहत वही अधिकारी उसे हटा रहा है, तो क्या डायरेक्ट हटा देगा? नहीं, सामने वाले को कानून की शरण में जाने का अधिकार होगा, उसे सुनने का पूरा अधिकार है, उसको सुनना पड़ेगा, उसको बुलाएंगे, नोटिस जारी करेंगे, वो उसका स्पष्टीकरण देगा, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि स्पष्टीकरण जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो फिर उसे हटाया जाएगा। लिखेंगे उस व्यक्ति को 311(2) की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए। उसे अपने
तर्क के पक्ष को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। गंगाजल मूवी देखी है आप लोगों ने? योगेश आपने तो देखी होगी गंगाजल मूवी, देखिए। उसमें शुरुआत में एक जगह बस की चेकिंग होते रहती है, उसमें एसपी साहब भी बैठे रहते हैं, है ना, और उनको थोड़ी पता रहता है कि वाइट शर्ट पहनी रहती है कि ये एसपी साहब है। वो सिर्फ इतना पूछता है काय की चेकिंग हो रही है, काय की चेकिंग हो रही है। वो उसी को चमका दे, बोले लो इसको साइड में हथकड़ी लगाओ, ये वो पकड़ने लगते हैं। तो फिर दूसरी उनके पीछे से गाड़ी सही होके आ जाती है, क्या कर रहे हो, बोले एसपी साहब है, बोले नहीं। फिर वो जो हेड है वो बोलता है कि साहब ब्लंडर मिस्टेक हो गई, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो एक प्लेन कागज देते हैं और बोलते हैं सिर्फ इतना लिख के दो कि क्यों आपको आपके ऊपर कार्यवाही न की जाए, आपके ऊपर कार्यवाही क्यों न की जाए, है? तो इस तरीके से सबको सुनने का मौका। भाई आप रंगे हाथों पकड़ा गए हो, फिर भी आप चाहो तो बता सकते हो कि भाई क्या मजबूरी थी आपकी, क्या कंफ्यूजन था जो आप ऐसी चेकिंग कर रहे थे। कोई कितना भी, जैसे लोकायुक्त की टीम जो है रंगे हाथों पकड़ लेती है, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लेती है। अभी कल परसों के मामले है, 1-1 लाख रुपए सरपंच वगैरह सब पकड़ाए जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर केस चलता है। तुरंत तो उनको सस्पेंड कर देते, लेकिन सेवाएं समाप्त होती है क्या? नहीं, सेवाएं समाप्त तब होती है जब उनको पूरा पूरा सुनने का मौका दिया जाता है। न्यायालय जाते हैं, केस चलता है, फिर न्यायालय भी बोल देता है कि नहीं ये दोषी है, तो फिर सजा होती है, फिर सजा होती है। ठीक, तो 311(2) हमने पढ़ा। 1922 में पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ हुई थी? लंदन में। और इससे पहले क्या होती थी? नहीं, 1922 में पहली बार इलाहाबाद के साथ साथ लंदन में हुई थी, और उससे पहले कहाँ होती थी? सिर्फ लंदन में ही होती थी। ठीक है, रिपोर्ट आर्टिकल 323 एक बार फिर देखें, किसको देता है रिपोर्ट? ये राष्ट्रपति। ठीक, यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा दिए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? संसद के पटल पर रखवाता है ना? यदि 323 इतना सा आर्टिकल आ गया, क्या लिखेंगे 3 नंबर में? आर्टिकल 323 इतना सा लिखा हुआ है, तो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पहले इसमें है, राष्ट्रपति के को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। ऐसे 2 से 3 लाइन में हम इसे खत्म कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे और लिखना था। प्रमुख प्रशासनिक संस्थान, प्रमुख प्रशासनिक संस्थान, आप चाहो तो सपने देख सकते हैं, और सपने वो सपने जिसे आप हकीकत में बदल सकते हो, ऐसे सपने देखना है। रातों रात राजा बनने के सपने मत देख लेना, उससे नहीं बनते। ये ऐसे सपने देखो कि मैं यहाँ जाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा, वो ऐसे सपने देखने में कोई बुराई नहीं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है ये जी? मसूरी उत्तराखंड में। मसूरी उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक, मसूरी उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड। दूसरा,
सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, ये कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है? कर्नाटक, तेलंगाना। तेलंगाना में, तेलंगाना में है ना। पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना, तेलंगाना। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये कहां पर है? ये कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पर? देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आखिरी में, किसको कहा जाना है करके, है ना, किसको कहा जाना है, सबसे पहले कहा जाना है, ये भी पूछूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये तो पता है योगेश को। कल तो फोन किया था तो उठा भी नहीं रहे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण राज्य विकास संस्थान, ये कहां पर है? हेमलता बताएगी, नहीं बताओगे कि पता नहीं? हाँ तो ऐसे बोलो ना, पता नहीं, आप बोलोगे नहीं बता, ये कौन सी बात होगी नहीं बता रहे, है ना। नहीं पता तो नहीं पता बोल। ये है जबलपुर में, ये कहां पर है? जबलपुर में। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल प्रशिक्षण संस्थान, खेल प्रशिक्षण संस्थान पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल प्रशिक्षण संस्थान पटियाला। आगे लिखेंगे प्रत्यक्ष कर अकादमी, प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर। ये ट्रेनिंग सेंटर पढ़ रहे हैं अपन नागपुर। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों से, कौन सी? RCVP नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी, RCVP नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी। ये कहां पर है विजया? भोपाल में। देख जी, बहुत बढ़िया। जाना है आपको? पक्का है ना? कसम खा लो कि कहीं जाए या न जाए, यहाँ पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन घूमने के लिए नहीं। किसी ऐसे नहीं, किसी सहेली का या किसी मित्र का, भाई बंधु का सिलेक्शन हो गया और बोला भाई तू तो सिलेक्ट हो गया तो हमें कम से कम एक दिन के लिए घुमाने के लिए बुला ले, ऐसा नहीं। हम 3 महीने के लिए जाए कंटिन्यू वहां पर ट्रेनिंग के लिए, है ना। और कभी ऐसा भी हो कि भाई किसी के साथ में कि हम वहां जाए 1 आध महीना और फिर हमें दूसरी जगह भेज दे। कहाँ भेज दे? भौरी, भौरी है ना, भौरी भोपाल। कहाँ क्या होता है वहाँ पे? DSP की ट्रेनिंग होती है। तो प्रारंभिक इंडक्शन वहाँ होता है नरोन्ना में, और फिर जो DSP जो बनते हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है? भौरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जरूर नहीं है कि वहीं पूरी ट्रेनिंग करो, वहाँ के बारे में भी सोच सकते हैं। क्लियर हो गया? ये कुछ प्रशासनिक अकादमी हमें पढ़ना था, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रास बॉकर हमने पढ़ा था 1926 से 1932। उसके बाद में प्रथम भारतीय हमने एच के कृपलानी पढ़ा और यह है 1947 से 1949 तक पढ़े थे। फिर हमने किसी प्रथम महिला का नाम पढ़ा अपन ने श्रीमती रोज मिलियन बैथ्यू पढ़ा, ये 1992 से 1996 तक पढ़े। इससे पहले जो थे वो थे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे और ये रहे हैं 2020 से 2022 तक। प्रदीप कुमार जोशी 2020 से 2022 तक। और वर्तमान में है डॉक्टर मनोज सोनी, 5 अप्रैल 2022 को बने हैं और ये अभी तक बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक जो जिसे आज हमें पढ़ना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। सरल सा क्वेश्चन है, एकदम एक सरल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं दिनेश से पूछूंगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में? जल्दी बोलो, रेड रिफिल से लिख रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश 115। लोक सेवा आयोग, इसके गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 315। ठीक है, मान लिया। किस भाग में ये क्वेश्चन पूछा था? सरिता जी आप बताएं। भाग 14, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 किस धारा के तहत गठन हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के। गुड, तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं, ऐसे 14 राज्यों का गठन हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ है, अधिसूचना जो इसके लिए जारी हुई है, अधिसूचना कब जारी हुई थी, किसी को पता है क्या? नहीं, अधिसूचना जारी हुई थी इसके लिए 27 अक्टूबर 1956। 27 अक्टूबर 1956। 27 अक्टूबर 1956। गठन कब हुआ ये भी पता होगा? गठन कब हुआ मध्य प्रदेश का? गठन जब हुआ, क्योंकि पूरा उसी में ही है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 और नीचे और एक डैश डाल के लिखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। 3 के तहत क्या काम है इसका? कार्य जो लोक सेवा आयोग के थे वही कार्य इनके राज्य के लिए है। लोक सेवा आयोग के जो कार्य थे वो पूरे देश के लिए थे, संघ लोक सेवा आयोग के, लेकिन इनके क्या होंगे? एक निश्चित क्षेत्र के लिए होंगे, एक राज्य के लिए होंगे। तो लिखेंगे राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, राज्य चिकित्सा सेवा, उच्च शिक्षा सेवा,
आदि परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षाओं का आयोजन करना, जैसे अभी निकली है ना एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कल किसी ने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि इसका ज्ञापन किसी के पास हो तो अवश्य बताएं करके। क्लियर है एकदम? हाँ, राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, राज्य चिकित्सा सेवा, उच्च शिक्षा सेवा आदि परीक्षाओं का आयोजन करना। और भी परीक्षाएं हो सकती है, परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण पर सरकार को सलाह देना। स्थानांतरण पर सरकार को सलाह देना, सरकार को सलाह देना। आर्टिकल 323 इस पे भी लागू होगा। क्या होगा? लिखना नहीं अभी। क्या होगा? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किसको देंगे? राज्यपाल। राज्यपाल को देंगे, है? जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। ये राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। क्लियर हो गया नहीं? लिखेंगे, प्रतिवर्ष किए गए कार्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना, राज्यपाल को सौंपना। प्रतिवर्ष किए गए कार्य का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना। कार्मिक प्रबंधन से, अगला कार्य है कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर परामर्श देना। कार्मिक मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, इससे संबंधित जो भी बात करना हो उससे संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो भी मामले हो परामर्श देना। सिविल सेवाओं और पदों पर, लास्ट कार्य लिखेंगे, सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में पदोन्नति की अनुशंसा करना। पदोन्नति की अनुशंसा करना। क्लियर एकदम? कार्य ये तो सरल था, जैसे केंद्र संघ लोक सेवा आयोग के कार्य वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को या राज्य लोक सेवा आयोग को? जैसे धारा 311 को पढ़ा अपन ने। धारा 311 क्या कहलाता है युवने जी? लोक सेवकों का सुरक्षा कवच। लोक सेवकों का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? धारा 311। याद हो गया ना सबको? उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग को क्या कहते हैं? राज्य प्रशासन का शिल्पकार। राज्य प्रशासन का शिल्पकार। राज्य प्रशासन का शिल्पकार क्या कहते हैं इसे? राज्य प्रशासन का शिल्पकार। अभी कुछ दिन पहले बड़ी डिबेट चली थी, जिस विषय पे चली थी वो तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जो काम की बात है, देश कौन चलाता है? नमस्ते, बताओ, देश कौन चलाता है? सरकार। सरकार चलाती है। हाँ जी,
हाँ बोलो जयंत कुमार जी, बिल्कुल बोलिए। हाँ बोलो ना। प्रशासनिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, है ना। क्या है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका तो चुनाव होता है हर 5 साल में। मंत्री रहते 2 साल 3 साल, बदल जाते हैं फिर, है ना। और वास्तव में अनुभवी कौन है? प्रशासनिक अधिकारी, लोक सेवक। लोक सेवक जो होते हैं वो देश को चलाते हैं वास्तव में, उन्हीं को पता है। जो विधानसभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब संसद का सत्र चलता है, प्रश्नकाल होता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए आपने इतने साल में क्या किया। वो डाटा कौन जमा करता है? प्रशासनिक अधिकारी करवाते हैं। कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास में लिखा होता है इन्होंने इस समय इतना किया, इस समय इतना किया, कुछ नहीं। कोई भी प्लानिंग करना है तो वो किसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है? ये प्रशासनिक अधिकारियों को पता होता है। घोषणा करना जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन उस घोषणाओं को अमल में लाना, उसके अनुसार काम करना किसका काम है? प्रशासनिक अधिकारी। तो वास्तव में देश को कौन चलाते हैं? प्रशासनिक अधिकारी। जो हमारे विभाग है, मंत्रालय है, और उसके जो सचिव है, है ना, वो देश को चलाते हैं। तो इसलिए लोक सेवा आयोग उन सचिवों की, उन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसे शिल्पकार बोला जाता है, शिल्पकार बोला जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन तो पढ़ लिया अपन ने 1956, 1 नवंबर 1956 पक्का। परीक्षा कब आयोजित की थी इन्होंने पहले? 1900 नहीं, इन्होंने 57 बोले, लेकिन आप दोनों तय कर लो कब की थी, 57 या 58? हाँ आप कुछ बोलोगे क्या? नहीं, 1958 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 में हुई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसे है? प्रकृति अब हम इनसे पूछेंगे जो नई बालिका आई है। हाँ बताइए। नाम याद करने में मुझे 10 दिन लगते हैं, है ना, क्योंकि मैं तब तक किसी का नाम याद नहीं करता जब तक कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं होता। नहीं तो ऐसे ही सबके नाम याद करने लग जाऊं तो मुझे नाम ही याद रहेंगे, बाकी कुछ याद ही नहीं रहेगा, है ना। बताइए। प्रकृति नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये आपसे पूछना नहीं है, मुझे आपको बताना है ना? बताना है। जिससे पूछता हूं उसका मतलब ये है कि मैं उसको बताना चाहता हूं कुछ। प्रकृति 3 प्रकार की, एक तो है संवैधानिक, दूसरा सांविधिक और तीसरा सलाहकारी। पढ़ाना पड़ता। 3 प्रकार की प्रकृति होती है आयोगों की, संवैधानिक, सांविधिक और सलाहकारी। गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, सलाहकारी। तो देखो इसका, जिसका संविधान की किसी धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि इसकी नियुक्ति ऐसे होगी, ये करेंगे, ये कार्य करेंगे, वेतन संचित निधि से दिया जाएगा, ये वो सब कुछ जहाँ A to Z संविधान के अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, वो संवैधानिक है। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन कोई अधिनियम बना दिया, जैसे रोजगार गारंटी अधिनियम, और उसके तहत ऐसे कोई अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की जाए तो उसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक। क्योंकि अलग से विधि बनाई है, संविधान में उसको स्थान नहीं दिया, लेकिन संविधान जैसी अलग से विधि बनाई है, जैसे सूचना आयुक्त, है ना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयुक्त बनाई गई। तो ये कौन से आयोग है? सांविधिक। ये कौन से है? सांविधिक। फिर है सलाहकारी, मतलब न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, सलाहकारी। जैसे आपने पढ़ा नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? सलाहकारी। उसके लिए ना तो संविधान में कोई संशोधन हुआ है और ना ही अलग से कोई विधि बनी है। तो अब बताइए, अब तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसी है? आप लोगों की भी समझ में आए? मुख्य परीक्षा में यदि प्रश्न आया
कि समूह लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रकृति लिखिए, तो क्या लिखेंगे? अब पता चल गया। अब आप बताएं कैसी प्रकृति है इसकी? नहीं जी, हम सिर्फ इसी की पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रकृति, वो तो सभी आयोगों की प्रकृति बताइए। हाँ, सामवेदिक। क्या है? सामवेदिक। संवैधिक है। को हाँ? सर इसमें अधिनियम के द्वारा अधिनियम के द्वारा किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 1956 के तहत किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 315। तो फिर कैसा आयोग होगा ये? कैसा आयोग होगा? संवैधानिक होगा, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है ना, 315 में है कि नहीं? प्रत्येक मतलब देश के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। तो ये तो मूल संविधान में लिखा है, तो फिर कैसा आयोग होगा ये? संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग है। बात क्लियर हो गई? देखो, इतना पढ़ रहे थे और इनके मन में अभी भी कंफ्यूजन था, गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा बुद्धि कभी कभी पतन का कारण भी हो जाती है। यदि आज ये धारा नहीं पढ़ाता मैं, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) नहीं पढ़ाता, तो ये पहले क्या बोलते हैं? संवैधानिक। अब ये नया पता चल गया इनको, तो ये कंफ्यूज हो गए। तो भाई बुद्धि पतन का कारण नहीं होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, उसमें मिलाना भी है उसमें, है? सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग। अब हम पढ़ेंगे संरचना। संरचना मतलब कौन कौन होते हैं इसमें। जैसे उसमें पढ़ा, एक अध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या वैसे कोई परफेक्ट नहीं है, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट अभी कितने? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य संघ लोक सेवा आयोग। और यहाँ पे कितना है? 5 अध्यक्ष सहित 5 सदस्य स्वीकृत हैं। संविधान में वर्णित तो नहीं है, लेकिन अभी इतने हैं। एक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष इसके? बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कम नंबर देंगे इंटरव्यू में। श्री राजेश लाल मेहरा। हाँ, आपने सिर्फ आगे तो प्रो लिखा रहता है। हाँ, प्रो लिखा रहता है। मेरे नाम के आगे भी प्रो लिखा हुआ है, चिंता न करें आप, है ना? सब लोग सेलेक्ट होते जाए तो हम भी पहुंच जाएंगे फिर। तो क्या प्रोफेसर ये बोलना चाह रहे थे, है ना? ठीक है, लेकिन सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है। और भी सदस्य हैं, जैसे श्री चंद्रशेखर रैकवार जी, श्री देवेंद्र सिंह मरकाम जी, अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा। सदस्य में क्या? श्री चंद्रशेखर रैकवार, श्री देवेंद्र सिंह मरकाम, श्री कृष्णकांत शर्मा, श्री रमन सिंह सिकरवार। रमन सिंह सिकरवार। सचिव अलग से होते हैं इसमें, सचिव। तो सचिव में है जैसे उप सचिव, सचिव में उप सचिव, सहायक सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक। संरचना के बाद में पढ़ेंगे हम नियुक्ति। यह थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। नियुक्ति कौन करेगा और पदमुक्ति कौन करेगा? पदमुक्ति और नियुक्ति। नियुक्ति के बारे में लिखा है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल है, हेमलता जी। पदमुक्ति, पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल नहीं हटाते हैं। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं।
पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को। ठीक, ये लिखेंगे। योग्यताएं क्या है? योग्यताएं कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा उसमें लिखा हुआ था संघ लोक सेवा आयोग के लिए। क्या था उसमें? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, लेकिन आधे से अधिक सदस्य हो, आधे से अधिक सदस्य जो है वो 10 वर्ष का हाँ प्रशासनिक सेवा का 10 वर्ष का अनुभव हो। इसमें भी यही है, इसमें भी यही लिखेंगे। कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, लेकिन आधे से अधिक सदस्य 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक सेवा का 10 अनुभव हो, है ना। इसलिए प्रशासनिक सेवा लिखा है कि कोई भी मतलब चतुर्थ ग्रेड में काम करे तो उसको वो आवेदन कर सकता है कि नहीं, मेरे 10 साल हो गए, मुझे यहाँ भर्ती कर दो, ऐसा बोल सकता है क्या वो? नहीं। प्रशासनिक सेवा में मतलब उच्च पदों पर 10 वर्ष या उससे अधिक काम किया तो कम से कम 10 वर्ष। पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति यह भी थोड़ा बात है। पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति। अब दिक्कत ये है यहाँ पर, जैसे संघ लोक सेवा आयोग कार्यकाल पड़ा था 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहां पर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले। इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। इसके बाद में कार्यकाल अलग से नोट कर लो, ऐसे लिखने से जल्दी याद हो जाता है। फिर पुनर्नियुक्ति की बात कर लेते हैं। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब उधर क्या पढ़ा था अपन ने संघ लोक सेवा आयोग में कि इसको अब दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती। रिटायर होने के बाद में, उम्र होने के बाद में भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, क्योंकि जिसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हो और यदि दूसरी जगह कहीं काम करता है तो वो दबाव में रहेंगे, वो दबाव में नहीं रहेंगे। वो जो नियुक्ति करता है ये वो सब दबाव में रहेंगे। इसलिए भाई ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, इसके लिए प्रावधान कर दिया कि ये अब कहीं नियुक्त नहीं किए जा सकते। लेकिन इनके पास में समय है, अब 62 वर्ष में रिटायर हो गए, अब 3 साल का समय है, तो वहां से ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सर अगर अध्यक्ष है तो वो यूपीएससी के सदस्य या फिर अध्यक्ष बन सकता है ना। और अपने यहाँ का सदस्य है तो फिर सदस्य के रूप में रिटायर हो गया तो फिर सर अध्यक्ष बन सकते हैं। अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। क्लियर हो गई बात? लिखेंगे आयोगों के सदस्य नहीं, पहले तो लिखेंगे अध्यक्ष के बारे में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अन्य राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा देखो ये अध्यक्ष के बारे में नियुक्ति लिख देंगे और ये सदस्यों के बारे में इस तरीके से है। सदस्यों के बारे में 1 और 1 2। अध्यक्ष का क्या बताया? सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लोक सेवा आयोग, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं या कर सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा। क्लियर होगी पहली बात एक बार। किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है।
अब सदस्य क्या कर सकता है? सदस्य जो है वो सदस्य के लिए लिखेंगे पहले नंबर पे उसी राज्य लोक सेवा आयोग या उसी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। क्लियर हो गया? दूसरा, वह संघ लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकते हैं। वैसे क्रम उल्टा लिख लिया हमने, पहले सदस्य और फिर अध्यक्ष आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, गलत नहीं है। सदस्य एवं अध्यक्ष बन सकता है या पात्र है। क्लियर हो गया ये एकदम? त्याग पत्र तो स्पष्ट है एकदम, बता दिया मैंने। नियुक्ति भी राज्यपाल को, त्याग पत्र भी किसको देंगे? ये राज्यपाल को। लेकिन हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आधार वही है, पागल या दिवालिया घोषित हो जाए, अन्य लाभ के पद पर संलग्न हो जाए वो, क्योंकि ये भी लाभ का पद है। इस लाभ के पद के साथ साथ अन्य कोई लाभ का पद वो ग्रहण कर ले, मानसिक रूप से असक्षम हो जाए, ये सब कुछ। कार्य हमने पढ़ लिए। कौन कौन सी परीक्षा करता है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग? कौन कौन सी परीक्षाएं करता है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसके आप लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक। वन सेवा, राज्य वन सेवा। फिर न्यायिक सेवा, राज्य न्यायिक सेवा नहीं लिखा था, उसमें लिख लेंगे, अभी ऐड करेंगे कुछ। तो जैसे राज्य सिविल सेवा परीक्षा लिखा हुआ है, उसमें राज्य वन सेवा परीक्षा लिखा हुआ है, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा लिखा हुआ है, राज्य चिकित्सा सेवा परीक्षा लिखा है ना। लिखेंगे राज्य सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, राज्य सांख्यिकीय सेवा परीक्षा। जैसे ये महोदय जी हमारे पास बैठे हैं, इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है इनका। अभी 1-2 साल पढ़ने के बाद में हम बता देंगे कि अब आपको इसी फील्ड में जाना है। राज्य सांख्यिकी सेवा, उसमें जो अर्थशास्त्री होते हैं वही जाते हैं, है? तो आपके लिए एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। जैसे उनका पॉलिटिकल साइंस है पीजी में, तो उनके लिए अवसर नहीं है। राज्य जो सांख्यिकी सेवा होते हैं उसमें मैथ्स वाले, सांख्यिकी वाले और इकोनॉमिक्स वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखा आपने? राज्य सांख्यिकी सेवा। राज्य असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह इसी में आते हैं, प्रशासनिक सेवा में ही आते हैं। क्लियर हो गया ये कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है? अब हम लिखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान। जैसे एक तो लिख लिया था हमने, कुछ पहले लिख लिए हैं, फिर भी देख लेंगे। जैसे राज्य RCVP नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, ये कहाँ पर है? भोपाल में। पढ़ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, संकल्प ले लिया। अब आगे महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी पता है कि यहाँ पर है, जबलपुर में। मैंने बताया तब आपको याद नहीं आया, इन्होंने बताया तो याद हो गया, है ना। चलो अच्छी बात है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, ये क्वेश्चन अभी 1-2 साल के अंदर ही पूछा है। कहाँ पर? अमरकंटक। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक। देखो
कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, बच्चों को मुंह जबानी याद है, पहले से याद है, लेकिन इसके बावजूद ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत हो जाते हैं, एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे तर्क लगाएं कि कंफ्यूज ना हो, वहां पर कंफ्यूज ना हो। यदि हमें याद नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो बात ही खत्म। लेकिन यदि पढ़ा हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है तो फिर कितना दुख होता है? और 1 नंबर से रह जाता है। योगेश जी, इस साल क्या स्थिति थी आपकी? 2 क्वेश्चन, और आपके जो याद थे, जो पढ़े हुए थे, वो कितने गलत किए आपने? वो तो हो ही जाते, 10-15 हो जाते हैं। तो अपने को इसी विषय पे काम, इसी विषय पे करना है कि जो याद है वो गलत ना, जो याद है वो गलत ना। ठीक। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहां पर? अमरकंटक। आगे लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। अरे इसका ऑप्शन पूछेंगे तो वो भी दिया रहेगा, मसूरी भी दिया रहेगा, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां पर? सागर। सागर, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर। रुस्तम जी पुलिस कॉलेज, रुस्तम जी पुलिस कॉलेज, ये कहां पर? इंदौर में। ये कहां पर है? इंदौर में, इंदौर में। वायरलेस ट्रेनिंग संस्थान, वायरलेस ट्रेनिंग संस्थान, ये भी इंदौर में, इंदौर। वाणिज्य कर अधिकारियों का, वाणिज्य कर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यालय, ये भी इंदौर में, इंदौर। पुलिस यातायात प्रशिक्षण, विजय जी कहां पर है? भोपाल में। बहुत बढ़िया। पुलिस यातायात प्रशिक्षण, याद था या अंदाजे से? सर ये सुना सा है, बहुत बढ़िया। पुलिस यातायात प्रशिक्षण भोपाल। राज्य पुलिस अकादमी, ये अभी बताया थोड़ी देर पहले, राज्य पुलिस एकेडमी कहां पर बताया अर्जुन? आपको जाना है कि नहीं? भौरी भोपाल, भौरी कहां पर है ये? भौरी भोपाल। और देखो एमपीपीएससी के माध्यम से डीएसपी बनना आसान है, डीएसपी बनना आसान है। उसका कारण क्या है योगेश जी? आसान क्यों? क्योंकि डीएसपी बनने के लिए ढेर सारी शर्तें लागू होती है। सबसे बड़ी बात उम्र का बंधन, उसमें 45 साल तक 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं। आप देखना ज्ञापन, 28 साल 30 साल है, वो तब तक ही फॉर्म भर सकते हैं। फिर हाइट का, ये भी मैटर होता है उसमें, तो 2-3 शर्तें होती है। तो कई लोग जो बहुत बहुत दिन से पढ़ रहे होते हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। कई लोग जो हाइट वगैरह इस कारण से भी बाहर हो जाते हैं, भर ही नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या है, जो भी कम उम्र में जब शुरुआत कर रहा होता है और अच्छा पढ़ रहा होता है, उसका फट से डीएसपी के लिए हो जाता है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा चांस अवसर है डीएसपी बने, है ना। मम्मी पापा सोचते हैं कि वो तो शेर का शिकार ही करेगी, है ना। तो मम्मी पापा के सोचने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो सोचा है उसे सफल सही साबित कौन करेगा? हम लोग करेंगे, और नहीं कर पाए तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो इसलिए आप लोग इधर पढ़ने के लिए आ जाते हो, और वो लोग फिर अपने गांव में रिश्तेदारों को बातें बताते रहते हैं कि वो तो ऐसा करेंगे, वो तो वैसा करेंगे, और हम यदि वैसा नहीं कर पाए तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए जो बोल दिया वो बोल दिया। हमारा एक ही सपना होना चाहिए, माँ बाप ने जो बोल दिया है उसे सच साबित करके बताना है। ठीक? तो राज्य पुलिस अकादमी भौरी भोपाल। संजय गांधी यूथ लीडरशिप,
संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पचमढ़ी। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पचमढ़ी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इंदौर में, है ना? वहां पर एक स्वतंत्र, उसके जस्ट सामने में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की समाधि है। किसकी है? शहादत खान। किसकी है? शहादत खान। ये महू के थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। शहादत खान। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? डीवी रेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डीवी रेंगे 1956 से 1957 में। और वर्तमान में जो है वो कौन है? श्री राजेश लाल मेहरा जी। इनसे पहले जैसे श्री अशोक कुमार पांडे जी थे 2012 से 2015 तक। श्री अशोक कुमार पांडे जी, ए.के. पांडे जी। श्री बिपिन व्यवहार जी 2015 से 2017 तक। इसके बाद में श्री भास्कर चौबे जी 2018 से 2020 तक। और वर्तमान में मैं ये प्राय इन सभी के बोर्ड में इंटरव्यू देके आया हूँ। चौबे सर के भी, मेहरा सर के भी, व्यवहार सर के भी, सबके बोर्ड में इंटरव्यू देके आ गया हूँ। बड़े अच्छे अध्यक्ष। प्रथम कौन थे? डीबी रेंगे। और वर्तमान में कौन है? श्री राजेश लाल मेहरा जी। राजेश लाल मेहरा जी। अब संवैधानिक प्रावधान के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो हमने पहले पढ़ लिया था वो इसमें भी लागू होगा। 315 गठन है ना, 315 क में है, लेकिन इसमें एक कंडिका अलग से जुड़ी जाती है। 315 का राज्य लोक सेवा आयोग। और कुछ बातें यदि देखें हम इसकी, तो मध्य प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण, एक छोटी सी अवधारणा इसमें लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण। मध्य प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण, इसके विषय में स्थापना हुई है 1985 में। स्थापना 1985 में। कहाँ? जबलपुर में इसका मुख्यालय था। 323 क के तहत इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 323 क के तहत इसका गठन किया गया था। 1985 323 का जबलपुर। ठीक, क्यों किया गया था ये बताएंगे क्या? शांतनु जी, जयंत कुमार जी, कोई बता सकता है क्यों किया गया था? क्यों किया गया? गुड। लोक सेवकों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए। ठीक है, लोक सेवकों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए। लोक सेवकों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए। लेकिन 1 अप्रैल 2003 से 1 अप्रैल 2003 से मध्य प्रदेश सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने अभी? हाँ, हमने पढ़ा राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो 2 आयोग तो हो गए हमारे, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। प्रावधान वगैरह सब पढ़ लिया, मतलब किसी राज्य के संबंध में भी पढ़ लिया, मध्य प्रदेश के संबंध में भी हमने पढ़ लिया।
अब एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। दो तीन बातें इसके विषय में भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। एक एक बात, ये इतनी बार लिखेंगे हम। गठन, कार्य, प्रकृति, संरचना, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल, एक एक बार। तो सबसे पहले गठन क्या है? अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 2 के तहत, अनुच्छेद 315 2 के तहत कौन करता है? कौन करता है? यह दिक्कत है, इसलिए तो हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, गठन की बात कर रहे हैं। गठन, क्योंकि गठन अब एक राज्य के लिए तो है नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर इसको बनाते हैं। तो भाई ये राज्य भी नहीं बना सकता, तो कौन करता है? तो इसमें लिखेंगे गठन का प्रावधान 315 2 के तहत है, तो इसमें लिखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। मिला ना प्रिय? नया उत्तर एक है ना, संसद द्वारा। फिर अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, अब नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे अध्यक्ष की, लेकिन गठन कौन करेगा? संसद, संसद द्वारा किया जाता है। अब प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति, इसकी प्रकृति को सांविधिक माना गया है। इसकी प्रकृति को कैसा? सांविधिक। इसके ऊपर चर्चा हमें करना पड़ेगा। नियुक्ति एवं कार्यकाल वही 6 वर्ष और 62 वर्ष। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। वार्षिक रिपोर्ट को किसको सौंपेंगे ये? अब यहां पे भी क्वेश्चन 323 के तहत वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? किसको सौंपेंगे वार्षिक रिपोर्ट? संबंधित राज्यों के राज्यपाल को। संबंधित राज्यों के राज्यपाल को, मतलब अलग अलग राज्य की रिपोर्ट बनाएंगे ये। जैसे संयुक्त है, 3 राज्यों के लिए है, तो तीनों राज्यों की अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे ये, और जिस राज्य की है उस राज्य की उसी राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। तो रिपोर्ट किसको सौंपेंगे ये? संबंधित राज्य के राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। और फिर राज्यपाल कहाँ रखेंगे इसे? विधानसभा में, विधानसभा में या विधानमंडल के रखेंगे। सबसे पहले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? पहली बार तो 1966 में पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। 1966 पंजाब और हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए। आज के लिए इतना ही। कल हम नीति आयोग एवं राज्य योजना मंडल ये आयोग पढ़ेंगे। कल की क्लास भी उतनी महत्वपूर्ण होगी जितनी आज की थी। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।